यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं मैथ के। हम यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं सीटेट के पेपर फर्स्ट के। सारे मैथ के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और चलिए इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है कि अंकों 0, 3 और 5 की पुनरावृत्ति किए बिना इन 3 अंकों के उपयोग से 3 अंकों की कितनी भिन्न भिन्न संख्याएं बनाई जा सकती है। तो कितनी, जो 0, 3 और 5 से पूछी गई है कि जो पुनरावृत्ति किए बिना इन 3 अंकों का उपयोग हम कितनी की बार, यानी 3 अंकों की संख्या कितनी बार आप बन सकते हैं। तो कितनी बार बन सकते हैं, देखिए एक बार तो आपकी 305 आपकी बनेगी। कितनी, 305 हो गया। दूसरी बार आपकी 350 आप बना लीजिए। तीसरी बनती है 503 और चौथी आपकी बनेगी 530, यानी 4 संख्या आपकी बनती है। तो कितनी बन रही है, 4। तो 4 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन 4 डी है इसका राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संख्या 10,467 में किस अंक का अधिकतम स्थानीय मान होगा। तो जो संख्या आपको दी गई है, कौन सी संख्या है, संख्या दी गई है कि 4, 10 है, 4 है, 6 है और 7। तो इसमें किस अंक का पूछा गया है कि वो अंक का अधिकतम स्थानीय मान, तो कौन से अंक का अधिकतम। चलिए इसका अधिकतम स्थानीय मान अगर हम निकालते हैं तो 7 का कितना, 7 हो जाएगा। 7 गुना 1 ये हो जाएगा 7 आपका। फिर है 6 हो जाएगा 6 गुना 10 आपका। कितना हो जाएगा, 6 गुना 10 ये हो जाएगा 60। फिर आता है 4, तो 4 हो जाएगा 4 गुना 400, 4 गुना 100 आपका ये हो जाएगा 4 गुना 100, यानी ये 400 आपका हो जाएगा। अब आता है 0, तो 0 का स्थानीय मान 0 गुना ये हो जाएगा 3 बार 0 आपके आ जाएगी, ये कितना 0 आपका रहेगा। फिर आता है 1 का, तो 1 गुना 4 0 आपकी हो जाएगी। कितनी 0, 4। तो ये कितना बैठता है, 10,000 आपका बैठेगा, 10,000 आपका बैठ जाएगा। तो इसमें सबसे अधिकतम मान पूछा गया है कि अधिकतम जो अंक का यानी स्थानीय मान आपको बताना था कि कौन सी संख्या का ज़्यादा स्थानीय मान रहने वाला है। तो कौन सी संख्या का रहा है, तो ये रहा है पहली का, यानी एक संख्या का। तो इसका 10,000 मान आया है। तो ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 है कि 20 लीटर दूध को किसी स्कूल के सभी विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित किया गया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 1/4 लीटर दूध प्राप्त हुआ तो उस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या थी। तो उस स्कूल में जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, उनकी संख्या पूछी गई है कि उनकी संख्या क्या होगी। तो चलिए अब इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले यानी 1/4 जो आपका है, 1/4 लीटर जो दूध प्राप्त हुआ, कितना दूध जो प्राप्त हुआ है, तो दूध प्राप्त हुआ कितना, यानी एक बच्चे को, तो एक बच्चे को ये प्राप्त हुआ। इसके बाद है 20 लीटर अगर दूध प्राप्त हुआ तो ये हो जाएगा 1/4, ये आपका आ जाएगा 1 सही 1/4 गुना 20 आपका हो जाएगा। तो अब ये आपका हो जाएगा 4 गुना 20, कितना 4 गुना 20 हो जाएगा। तो ये बैठता है कितना, 80 बच्चे को। कितने बच्चों को प्राप्त हुआ, 80 बच्चों को ये प्राप्त आपका होगा। तो अब निकालना है, तो स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कितनी आई, 80 आपके आएगी। तो स्कूल में जो विद्यार्थी थे वो 80 आपके थे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 80 जो है ऑप्शन सी में आपका मिला, ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1 और 150 के बीच में कितनी अभाज्य युग्म है। तो इसमें ट्विन प्राइम्स में पूछा गया है। तो कितने आएंगे क्वेश्चन आपका, इस तरह का क्वेश्चन आपका कल भी आया था। तो 1 और 50 के बीच में अभाज्य युग्म इसमें पेयर में इसमें पूछा गया कि ट्विन प्राइम्स आपको बनाना है। तो सबसे पहले इसमें जो बनाएंगे, तो सबसे पहले 1 और 105 के, तो सबसे पहले आता है 3 और 5, 3 5 हो जाएगा। इसके बाद आएगा 5 और 7, 5 और 7 है। फिर आएगा 7 के बाद 11 और 13, 11 और 13 हो जाएगा। फिर है 17 और 19, 17 और 19 आपका हो गया। देन आता है 29 और 31, यानी प्राइम नंबर वो होता है जो किसी के भी पहाड़े में ना आता हो, खुद से आपका कटता हो। फिर लास्ट में आता है 41 और 43,
तो ये प्राइम नंबर आपका है। तो ट्विंस में आपको देखना था, तो इसमें कितनी संख्या आपका आता है, 1 2 3 4 5 और 6 पेयर आपके आए। तो 6 इसमें, यानी कौन सा ऑप्शन में आपको 6 दिख रहा है, तो 6 जो है ऑप्शन बी में मिला और ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक उचित भिन्न और एक विषम भिन्न का गुणनफल है। तो एक उचित भिन्न और एक विषम भिन्न जो आपकी होती है उसका प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का गुणनफल इसमें पूछा गया है कि जो गुणनफल होता है वो क्या आपका होगा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन ए है कि उचित भिन्न और विषम भिन्न दोनों से बड़ा होता है, रॉन्ग। ऑप्शन बी है कि उचित भिन्न और विषम भिन्न दोनों से छोटा होता है, रॉन्ग। ऑप्शन सी उचित भिन्न से बड़ा होता है तथा विषम भिन्न से छोटा होता है, रॉन्ग। ऑप्शन डी उचित भिन्न से छोटा होता है तथा विषम भिन्न से बड़ा होता है, ये आपका। तो इसमें जो सही आपका होगा, तो सही क्या आता है इसमें, जो उचित भिन्न होता है, यानी उचित भिन्न आपका विषम भिन्न से छोटा होता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। जो इसमें ऑप्शन सी राइट है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। तो उचित भिन्न, यानी उचित भिन्न क्या होता है, जो भिन्न होता है यानी फ्रैक्शन होता है, तो उसका जो अंश होता है उसके हर से कम होता है। अंश क्या होता है, जैसे आपका 2/4 आपका होता है और 2/3 आपने मान लिया, तो इसमें क्या है, जो अंश आपका है वो उसके हर से कम होता है। अंश जो आपका दिख रहा है ये क्या है, जो हर आपका होता है हर से कम आपको दिख रहा है। तो विषम क्या होता है, विषम में जो होता है अंश आपका बड़ा होता है और हर आपका छोटा होता है। चलिए अब इसमें ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि 4 अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का योगफल है। जो 4 अंक होते हैं उनकी जो अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का योगफल यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है, योगफल क्या आएगा। तो सबसे जो 4 अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का योग अगर हम करते हैं तो न्यूनतम, चलिए सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी, देखिए सबसे बड़ी जो संख्या होती है 9 आपके होते हैं। तो 4 अंक अगर हम 4 बार 9 लिख देंगे तो सबसे बड़ी आपकी बन जाएगी। 4 बार हमको क्या लिखना है, 9 हमने लिख दिया। देन आता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या यहाँ पर निकालेंगे, तो सबसे छोटी में क्या करना है आपको, जो छोटी अगर हमको निकालनी है तो यहाँ पर कर देंगे हम 1 लिख के 3 बार 0 लगा देंगे, ये आपकी सबसे छोटी हो जाएगी। तो दोनों का अगर योगफल, दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो ये बन जाएगी 9 9 9 1 10। तो 10,999 आपकी बनी। तो 10,999 कौन सा ऑप्शन में आपका है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी ही राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक बिंदु से होकर खींची जा सकने वाली रेखाओं की संख्या है। तो जो एक बिंदु होता है, जो लाइन्स आपके होते हैं, जो पॉइंट है उससे होकर जो लाइन जाती है उसकी, यानी खींची जा सकने वाली रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो संख्या पूछी गई कि संख्या क्या होगी। तो संख्या कितनी होती है, एक, यानी एक बिंदु से होकर कितनी, यानी अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। अनंत आप रेखा वहाँ पर खोज सकते हो, इन्फिनिटी आपकी हो जाएगी। क्या इसमें ऑप्शन ए आपका आता है 2, रोंग। ऑप्शन बी 4, रोंग। ऑप्शन सी 10, रोंग। यानी अपरिमित रूप से अनेक, यानी इन्फिनिटली मैनी आपका आएगा यहाँ पर। ऑप्शन 4 डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए ये आपका एक पॉइंट आपका है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपने लिया, कोई भी पॉइंट से पूछा गया है ना, तो पॉइंट आपने ले लिया, तो इससे देखिए आप कितनी रेखा आप यहाँ पर खींच सकते हैं, कितनी सारी रेखा यहाँ पर खींच जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमित रेखा यहाँ पर आप खींच सकते हैं। इन्फिनिटी तक आप यहाँ जो पॉइंट होते हैं वो आप खींच सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा। इस तरह आप रेखा यहाँ पर लाइन जो होती है वो खींचते चले जाओगे, तो ऐसे लाइन आप बनाते चले जाओगे, तो ये इन्फिनिटी आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि एक घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। जो घन होता है, तो घन का, यानी घन क्या होता है आपका, क्यूब होता है। तो क्यूब का जो शेप होता है, यानी क्यूब का जो फेस होता है, यानी प्रत्येक फलक, जो फलक आपका होता है, जो फेस होता है उसका आकार पूछा गया है। तो किस आकार का वो होता है, जो फलक आपका जो आकार होगा फलक का, वो किस आकार का होता है, किस शेप में आपका होता है। ऑप्शन ए है त्रिभुज, जो प्रश्न है, जो ऑप्शन ए है आयत, रोंग। ऑप्शन बी त्रिभुज, रोंग। ऑप्शन सी वर्ग, राइट। ऑप्शन डी पंचभुज, रोंग। तो कैसा होता है, वर्ग आपका होता है। कैसा होता है, वर्ग की शेप में आपका होता है, वो होता है स्क्वायर। कैसा होता है, भी वर्ग या स्क्वायर आप बोल सकते हो। तो एक जो घन होता है या क्यूब आपका होता है वो कैसा होता है, त्रिआयामी डायमेंशनल आकृति का होता है। कैसा होता है, यानी त्रिआयामी आपका होता है, त्रिआयामी।
त्रिआयामी आकृति का वो होता है जिसमें क्या होता है 6 इसमें बराबर आकार आपके होते हैं। कितने? 6 बराबर आकार के फलक होते हैं जो हर फलक एक आपका वर्ग होता है। तो देखिए जैसे आपने क्यूब आपने देखा होगा, ये आपका क्यूब होता है, ये आपका क्या होता है क्यूब आपका बनता है। तो इस तरह का एक आपका जो क्यूब आपका बनता है, ये आपका पॉइंट यहाँ पर इस तरह आपका जुड़ा हुआ रहता है। तो हर हिस्सा आपको एक क्यूब की तरह आपको दिखाई देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका है क्वेश्चन नंबर जो 9 था कि 2/3 समकोण बराबर है। समकोण होता है राइट एंगल्स आपका, तो राइट एंगल 2 सही 2/3 राइट एंगल्स बराबर है, तो किसके बराबर ये आपका होता है? तो चलिए इसको निकालते हैं। जैसे हम 2+3 आपका हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने 90 से। किससे? 90 से हमने इसको मिलाया। जो राइट एंगल्स आपका होता है समकोण होता है वो 90 डिग्री का आपका होता है, 90 का होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा 2 दूनी, इसको अगर हम जोड़ते हैं यानी 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 + 3 आपका हो जाएगा, देन आता है 90। तो मल्टीप्लाई में 90 आपका, इसको जब हम 3 तिया 9 आपका यानी 30 बार और 8 तिया 24, तो कितना आ जाएगा 240 आपका आएगा। तो कितने डिग्री का बनता है? 240 डिग्री के बराबर आपका होगा। तो 240 डिग्री कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी स्कूटर ने पहले माह में 67 किलोमीटर 8 HM 4 DM की दूरी तय की थी तथा दूसरी माह में 48 किलोमीटर। इस तरह का क्वेश्चन आपका कल भी आया था। 48 किलोमीटर 8 DM 7 MM की दूरी तय की, दूसरे माह की तुलना में उसने पहले माह में कितनी दूरी अधिक तय की थी? तो दूरी इसमें आपको बताना है। तो दूरी अगर हम बताते हैं तो सबसे पहले इसमें जो स्कूटर ने पहले महीने में कितनी दूरी तय की थी, यह आपकी 67 किलोमीटर थी, आपकी 67 किलोमीटर 84 डैम आपकी थी, यानी 8 ये आपका था 8 HM और 4 DM आपका था। क्वेश्चन जो था आपका 8 HM 4 DM था। तो इससे पहले इसको निकालने के लिए सबसे पहले आता है, अगर हम 1 हेक्टेयर में जो 1 हेक्टेयर आपका होता है, तो 1 हेक्टेयर में आपका 10 डैम होते हैं। 1 हेक्टेयर में कितने डैम होते हैं? 10 डैम आपका होता है। और 10 जो आपका अब आता है कि जो डेकामीटर आपका होता है, क्या होता है? डेकामीटर। तो डेकामीटर यानी 8 हेक्टोमीटर में 8 डैम 80 डैम आपका होता है, 80 डेकामीटर आपका होता है। और जो मीटर होता है, मीटर आपको पता ही है, 1 डैम में 1 डेकामीटर में 10 मीटर आपके होते हैं। कितने? 10 मीटर आपके होते हैं। तो अभी इसी के आधार पर इसको डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में अगर हम चेंज कर लेते हैं, देन आपका आगे आता है। अब हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो 67 किलोमीटर 8 HM और 4 डैम आपको दिया गया है, तो इसको सोल्व करने के बाद ये हो जाएगा आपका 67 किलोमीटर, 67 किलोमीटर 83 आपका डैम हो जाएगा। 83 आपका डैम हो गया और 10 इसमें मीटर आपका हो गया, 10 मीटर हो गया। तो स्कूटर द्वारा दूसरी माह में जो चला, दूसरी माह में यानी सेकंड महीने की बात कर रहा है, तो वो चला था आपका 48 किलोमीटर 8 डैम और 7 M। तो ये आपका हम ऐसे लिख लेंगे, यानी ये हो जाएगा 48 किलोमीटर 8 आपका डैम था और 7 मीटर आपका था। तो इसको माइनस कर देंगे। जैसे ही हम माइनस करेंगे तो 10 में से 7 गया, 3 M आपका यानी 3 मीटर हो गया। और 83 में से अगर 8 हम घटाते हैं तो 75 आपका आएगा, 75 डैम हो जाएगा। फिर है 67 में से 48 आपका जाएगा तो 19 किलोमीटर आपका आएगा। कितने किलोमीटर? 19 किलोमीटर। तो ये आपका बचा, तो 19 किलोमीटर 75 डैम 3 किलोमीटर को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यानी 19 किलोमीटर आपका हो गया। फिर हम लिख सकते हैं 7 हेक्टोमीटर, जो 7 होता है हेक्टोमीटर, और 5 डैम डेकामीटर जो था आपका, और 3 मीटर, हम इस तरह इसको लिख सकते हैं। तो इसमें आपका जो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो ऑप्शन देख लीजिए जिसमें आपका 19 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर 5 डैम और 3 मीटर आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी स्कूल में विद्यार्थियों का अध्ययन, कोई भी स्कूल है उसमें जो विद्यार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट है, उनका अध्ययन जो है वो 10:10 AM पर प्रारंभ हुआ था तथा 12:55 PM पर मध्य अवकाश प्रारंभ हुआ। मध्य अवकाश तक अध्ययन समय कितना था? ये क्वेश्चन भी आपका कल की तरह ही था। इसमें भी जो क्वेश्चन आपका है यानी टाइमिंग जो है इसमें आपकी चेंज आपकी दी गई है। तो मध्य अवकाश तक जब वो चला था इसमें पूछा गया है, तो इसमें
क्या होगा? तो इसमें जो क्वेश्चन आपका आता है, चलिए इस क्वेश्चन में जो आपका था, यानी इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो स्कूल आपका आरंभ हुआ था, यानी 10:10 AM पर आपका आरंभ हुआ था, तो मध्य अवकाश प्रारंभ होने का समय था 12:55 PM। तो 12:55 में से सिंपली बात है 12:55 PM में से हमको 10:10 माइनस कर देना है। 10:10 का जो AM का समय है वो माइनस अगर हम कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 घंटे 45 मिनट आपका आ जाएगा। 2 घंटे 45 का इसमें आया, तो कितना अंतराल आता है? 2 घंटे 45 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि 4 सरसम वर्गों का क्षेत्रफल 256 वर्ग इकाइयाँ का एक आयत बनाने के लिए जोड़ा जाता है। प्रत्येक वर्ग का परिमाप पूछा गया है, तो जितने यानी प्रत्येक जो वर्ग है उसका परिमाप क्या होगा? तो इसमें देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होता है तो वर्ग का क्षेत्रफल जो वर्ग होता है, अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होता है तो ये हो जाता है भुजा स्क्वायर। तो 4 सरसम वर्गों का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, ये 256 वर्ग इकाइयाँ आपको दी गई है, तो एक का अगर हम निकालेंगे तो एक का अगर हम निकालते हैं, एक सरसम वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 64, यानी 64 256 होता है, तो 64 वर्ग सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, इकाई हो जाएगा। इकाई आपका है ना, तो इकाई हो जाएगा। अब हम देखिए ए जो ए की स्क्वायर करते हैं, ये 64, तो ए बराबर यानी ये 64 आपका, ये आपका ए हो जाएगा, यानी 64/2 आपका हो जाएगा। तो इसमें ये ये आपका था, यहाँ पर था ए का स्क्वायर 64, तो जब 8 का स्क्वायर ही तो 64 होता है, तो यहाँ पर ए आपका यानी दोनों कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। कितना? 8 आपका आएगा। अब वर्ग का परिमाप हमको निकालना है, किसका? जो वर्ग है उसका परिमाप निकालना है। तो वर्ग का अगर परिमाप निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? ये निकलेगा 4a, यानी 4 गुना ए कितना है? 8, तो 8 चौक 32 आपका आएगा। कितनी इकाई है? 32। तो 32 इकाई कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी ही राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित पैटर्न में अगला कथन क्या होगा? तो अगला जो पैटर्न आएगा वो पूछा गया है, जैसे 1 + 3, यानी 1 और 3 को अगर जोड़ते हैं 4 आपका आया, और 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 6 + 10 को हमने जोड़ा तो कितना आया? 16 आपका आता है। तो अब अगला पैटर्न इसमें पूछा गया है कि अगला जो पैटर्न है वो क्या आएगा? तो यहाँ पर आप देखिए 1 और 3 को अगर जोड़ते हैं, यहाँ पर क्या 3 यहाँ पर लिखा गया है, और 3 के बाद यहाँ पर जो प्लस किया गया, +3 आपका क्या गया? 3 और 3 6 आपका हो गया। फिर इसी तरह आपका यहाँ पर देखिए 6, ये 6 यहाँ पर लिया गया, और इसमें कितना जोड़ा गया? 4, यानी प्लस का 4 यहाँ पर ऐड हुआ है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 10 आपका आएगा। 10 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 जोड़ा था, यहाँ पर 4, अब यहाँ पर 10 आपका आया, तो 10 में यहाँ पर हमने प्लस के 5 जोड़ दिए, तो कितना आ जाएगा? 15 आपका आ जाएगा। 15 आ गया, और 10 और 15 कितना होता है? 25 आपका होता है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया है, 10 + 15 = 25, आपका ऑप्शन सी में दिया गया। ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर होता है। बहुत इजी क्वेश्चन आपके हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इजीली इसका आंसर आप निकाल पाते हो। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कि प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य है। तो प्रथम जो पहली जो 10 संख्या है उनका इवन नेचुरल जो नंबर होगा वो पूछा गया है, तो उसका जो माध्य होता है, जो मीन होता है, वो आपको निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग, और कुल संख्या आपकी होती है। तो 10 समप्राकृत संख्या इसमें बोली गई है। इवन नेचुरल नंबर आपका जो होता है, तो ये कौन कौन सी आपकी होती है? 10 संख्या हमें निकाले, जैसे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 और +20। तो ये कितनी संख्या होगी आपकी? 10 संख्या हो जाती है। 2 का पहाड़ा हमने पूरा लिख दिया यहाँ पर। अब ये टोटल संख्या कितनी होती है? 10 आपकी होती है। इसको अगर जोड़ते हैं तो 2 और 4 6 4 6 12 12 और 8 20 20 और 10 30 30 और 12 32 30 और 42 आपका हो गया। फिर आपका हो गया 14 को अगर इसमें जोड़ते हैं 42 और 14 आपका
इस तरह इनको हम जोड़ेंगे तो टोटल हमारा आएगा 110। 110 बटे 10 हमने ले लिया, देन यानी 10 ये क्या होता है यानी 11 ढाई 110 आपका होता है तो 11 आपका आएगा। कितना आंसर आया 11। तो 11 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी ही इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कक्षा 5वीं का एक छात्र हरमन एक वर्ग के गुण समझ पाता है किंतु वर्गों, आयतों एवं समांतर चतुर्भुज के बीच के संबंधों की व्याख्या नहीं कर पाता। वैन हिले के ज्यामिति चिंतन के सिद्धांत के अनुसार हरमन चिंतन के किस स्तर पर है? तो कौन से स्तर पर, कौन से लेवल पर वो आपका होगा? ऑप्शन फर्स्ट आपका है दृश्यकरण, रोंग। ऑप्शन बी है संक्षिप्तीकरण, रोंग। ऑप्शन सी निगमन, रोंग। ऑप्शन डी है विश्लेषण यानी एनालिसिस, बिल्कुल राइट। तो वो एनालिसिस लेवल पर है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किन का गणितीय सत्यों को स्थापित करने के लिए अधिकतर उपयोग होता है? तो किन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है? तो पहला आता है प्रयोग का यानी एक्सपेरिमेंटेशन, रोंग। ऑप्शन बी सत्यापन का, रोंग। ऑप्शन सी तार्किक विवेचन का, लॉजिकल जो आपके रीजनिंग होते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी अभिग्रहियों का, जो आपका पोस्टुलेट होता है, ये भी सही है। तो इसमें सी और डी सही होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर कि निम्नलिखित में से कौन सा या से गणित का अधिगम करते हुए सौंदर्य परक मूल्यों के विकास के सहायक है? तो सहायक कौन है ये आपको बताना है। सबसे पहले ए आता है कि ए में है कि विद्यार्थियों को अधिक प्रश्नों को हल करने के अवसर प्रदान करना, रोंग। बी है विभिन्न कलाओं, वास्तुकला और रंगोलियों में गणित के उपयोग का अन्वेषण करना, सही है। सी है कि विद्यार्थियों को उनके आसपास की गणितीय स्थितियों की जांच करने और अपने स्वयं के प्रश्न बनाने के अवसर प्रदान करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो बी और सी करेक्ट आपका होता है, बी और सी सही होगा। तो सही जो विकल्प आपका है ऑप्शन सी, बी और सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्यक्तियों का उनके स्वयं के पिछले प्रदर्शन या स्कोर के सापेक्ष उनके प्रदर्शन या अंकों की तुलना की जाती है। किसकी? अंकों की जो तुलना की जाती है। तो ऑप्शन ए है बेंचमार्क आकलन की, रोंग। ऑप्शन बी इप्सेटिव आकलन की, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी मानदंड संदर्भित आकलन में, रोंग। ऑप्शन डी सामान्य संदर्भित आकलन में, रोंग। तो राइट आंसर हो जाएगा इप्सेटिव आकलन में, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर के गणित में आकृतियों का परिचय कराने का मुख्य उद्देश्य हो सकता है या तय है। तो कौन सा हो सकता है? सबसे पहले इसमें आता है कि दृश्यकरण कौशल का विकास, बिल्कुल सही है। बी है द्वितीय स्थान संबंधी विवेचन कौशल का विकास, ये भी सही है। सी है आकृतियों के नाम याद करना, रोंग। तो इसमें ए और बी आपका करेक्ट होगा। तो ए और बी ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21 है प्राइमरी स्कूली गणित शिक्षण एवं अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं का संसाधन कक्ष में होना आवश्यक है? तो किसका कक्ष में होना आवश्यक होगा? ए चार्ट पुस्तकें और गुणन सारणी, ये आपका बिल्कुल सही है। बी है स्टेशनरी वस्तु जैसे पेन पेंसिल रूलर इत्यादि, रोंग। सी है मूर्त शिक्षण अधिगम सामग्री जैसे गणितमाला 10 ग्राम त्रिविमीय आकृतियां जियोबोर्ड ब्लॉक टाइल्स इत्यादि, ये बिल्कुल सही है। डी है सूची पत्र शिक्षक पत्रिकाएं तथा शिक्षिकाओं को पढ़ने हेतु अन्य सामग्री, ये भी आपका सही है। तो ए सी और डी इसमें करेक्ट होगा, ए सी डी इसमें सही है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सी डी राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22 कि कक्षा 5वीं का एक विद्यार्थी विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को उनके गुणों और विशेषताओं के अनुसार पहचान सकता है और समूहीकरण कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कौशल सर्वाधिक उपयुक्त रूप से बच्चे के उपयुक्त कार्य को पूरा करने में सहायता करता है? तो कौन सहायता करेगा? ऑप्शन ए आगमन, रोंग। ऑप्शन बी अपघटन यानी डिकम्पोजिशन, रोंग। ऑप्शन सी उत्क्रमणीयता जो आपका रिवर्सिबिलिटी होता है, रोंग। ऑप्शन डी वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, बिल्कुल सही आपका है। तो कौन करेगा? जो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करेगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23 है
निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में मुद्रा अवधारणा के शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो कौन सा यहाँ पर आएगा? ऑप्शन ए है कि भूमिका निर्वहन आयोजित करना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी समीप के बाजार जाकर, बिल्कुल सही। सी है, यह आपका सही है। सेकंड भी सी है आपका, आगे सी आता है कि प्रकार के मुद्रा परिवर्तनों के नियमों के शिक्षण द्वारा, रोंग। डी है कलन विधि का उपयोग करना, रोंग। तो इसमें ए और बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ए भी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए ही राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सभी त्रिभुज संभाव त्रिभुज है का निषेध है? तो निषेध क्या होगा? ऑप्शन ए यह गलत है कि सभी त्रिभुज संभाव त्रिभुज है, बिल्कुल ये आपका सही है। बी है कि एक त्रिभुज मौजूद है जो एक संभाव त्रिभुज नहीं है, ये भी सही है। सी सभी संभाव त्रिभुज त्रिभुज है, रोंग। तो इसमें ए और बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25 है, एक बालिका व्यक्त करती है यदि रेखा ए बी और सी डी से छोटी है और रेखा सी डी रेखा ई एफ से छोटी है, तब रेखा ए बी रेखा ई एफ से छोटी होगी। तो मापन के कौन से गुणधर्म का यहाँ उल्लेख किया गया है? तो कौन से जो है गुणधर्म का यहाँ पर उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन है सहचारी गुणधर्म, रोंग। ऑप्शन बी क्रम विनिमय गुणधर्म, रोंग। ऑप्शन सी संक्रमण गुणधर्म, राइट। ऑप्शन डी संरक्षण गुणधर्म, रोंग। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी, यानी संक्रमिता गुणधर्म, जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपका होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26 कि कक्षा फर्स्ट के बच्चों को, जो कक्षा फर्स्ट है के बच्चों की गिनती और अंक की अवधारणा के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा खेल विधि का एक उदाहरण होता है? एग्जाम्पल आपका है, तो कौन सा एग्जाम्पल होगा? ऑप्शन है शिक्षक शिक्षिका बच्चों को खेल के मैदान में लेकर जाए और उन्हें गिनती का पाठ करवाए, रोंग। ऑप्शन भी है कि बच्चों को कुछ भी खेलने की अनुमति दे क्योंकि यह अंकों के ज्ञान और गण कौशल को बढ़ावा दे सकता है, रोंग। ऑप्शन सी है कि शिक्षक शिक्षिका मूर्त वस्तु जैसे पत्थर के टुकड़े, टोकन, मोती आदि का उपयोग करे और बच्चों को निर्देश अनुसार इन वस्तुओं से खेलने की अनुमति दे, राइट। डी है ऑप्शन कि शिक्षक शिक्षिका अंक चार्ट का उपयोग करे और संकेतन पॉइंट का उपयोग करते हुए कक्षा में का जोड़ा बैठे सभी बच्चों को दिखाए, ये आपका रोंग है। तो इसमें राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, पाठ योजना, जो पाठ योजना है वो शिक्षण के किस चरण से संबंधित है? तो पाठ योजना जो होती है, तो लेसन प्लानिंग जो है वो बिलोंग कौन से फेज से करते हैं, किसके? जो टीचिंग होता है, जो टीचिंग आपका है, जो शिक्षण है, तो वो कौन से स्टेज से आपका बिलोंग करता है, कौन से फेज से आपका बिलोंग करेगा? ऑप्शन ए है प्री एक्टिव, राइट, यानी प्री एक्टिव से आपका बिलोंग करता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जो पाठ योजना को जो संबंध होता है वो शिक्षण प्रक्रिया से आपका जो पूर्व में जो विषय आपका विषय वस्तु का सुव्यवस्थित ढंग से प्रदर्शित करने की जो योजना, जो आपको कंटेंट दिखाई देता है, तो उससे आपका होता है। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या क्या इसमें चीज़ आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1828 की एक प्राथमिक स्तर की गणित शिक्षिका अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के भिन्न भिन्न समूहों को वृत्ताकार टुकड़े कटआउट्स आयताकार पट्टियां बांट देती है, तब वह उनको सामग्री का उपयोग कर निम्नलिखित प्रश्न को हल करने को कहती है। कौन से भिन्नों का जोड़ 1/2 होगा? ऐसे प्रश्नों, तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं, तो क्या कौन से क्वेश्चन आपका है? तो इसमें ऑप्शन ए है कि को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि ये भिन्नों से संबंधित भ्रांतियों की ओर ले जाते हैं, रोंग। ऑप्शन बी को हल करना बच्चों के लिए इस स्तर पर अत्यधिक कठिन है, रोंग। ऑप्शन सी को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि ये अनेक उत्तरों की ओर ले जाते हैं, बिल्कुल सही आपका है, ऑप्शन सी आपका, यानी बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, ऐसे प्रश्नों को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि ये जो बच्चे को जो अनेक उत्तर की ओर आपका ले जाते हैं, अनेक आंसर आपके यहाँ से निकल सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 29, किसी क्रियाकलाप को करने के लिए गणित की कक्षा में बच्चों को कुछ लकड़ी के टुकड़े दिए, बच्चों ने निम्नलिखित कथन प्रस्तावित किए, तो कौन से कथन उन्होंने प्रस्तावित किए थे? मेरी गणित की पुस्तक का भार 2 टुकड़ों से अधिक किंतु 3 टुकड़ों से कम है, मेरे पेंसिल बॉक्स का भार लकड़ी के 2 टुकड़ों से कुछ कम है। उपयुक्त क्रियाकलाप का जो उद्देश्य है, तो उद्देश्य क्या आता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों को सृजनात्मक कार्य में व्यस्त रखना जब शिक्षक व्यस्त है, रोंग। ऑप्शन बी भारों के योग की
अवधारणा को सुदृढ़ करना, रॉन्ग। ऑप्शन से भार मापन के लिए इकाइयों के परिवर्तन की अवधारणा से परिचय करवाना, रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर डी है कि भार मापने की अवधारणा का परिचय देने के लिए आधार बनाना, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी तकनीक गणित में रचनात्मक आकलन का हिस्सा नहीं है। तो जो नहीं है वो आपको बतानी है। ऑप्शन ए पोर्टफोलियो, ये होती है। ऑप्शन बी रूब्रिक्स, ये भी आपकी होती है। ऑप्शन सी ऑब्जर्वेशन, यानी किसी भी चीज़ का अवलोकन करना। ऑप्शन डी है सत्र अंतर परीक्षा, यानी जो टर्म एंड एग्जामिनेशन आपका होता है, ये आपकी नहीं होती। तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।